सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर 4 में हम लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स, पैरिटी चेक कोड्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे हमने कुछ लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा था, हमने बेसिकली लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने कन्वोल्यूशनल कोडर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने टर्बो इनकोडर्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। हमने ये देखा कि हर एक कोड्स जो होता है, लीनियर ब्लॉक कोड्स एक स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ अ कोड है, वेयर एज कन्वोल्यूशनल कोड्स जो है वो एक मेमोरी कोड्स है और टर्बो कोड्स है बेसिकली एक कॉन्कैटिनेटेड, पैरेलली कॉन्कैटिनेटेड कोड्स है। हर एक कोड्स की भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज है और भिन्न भिन्न एरर प्रोबेबिलिटीज भी हमने देखा था। बेसिकली टर्बो कोड्स में हमने देखा था कि एक पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स करने से आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ जाती है और ये कोड्स काफ़ी हद तक शैनन्स जो थ्योरेटिकल लिमिट है, शैनन्स कैपेसिटी की, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। हमने ये भी पढ़ा था कि टर्बो कोड्स थोड़ी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स कोड है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसका उपयोग 3G और 4G स्टैंडर्ड्स में और काफ़ी हद तक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इत्यादि में भी होता है। आज हम एक महत्वपूर्ण कोड्स के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स और जिसे गैलेगर कोड्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया, लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स वो पहली बार 1960s में रॉबर्ट गैलेगर जो MIT के प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी सॉर्ट ऑफ प्रपोज किया था इसे 1960s में। उस समय उन्हें भी ये नहीं पता था, ज्ञात नहीं था कि ये कोर्स आगे जाके इतना विख्यात होगा। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसका डिप्लॉयमेंट बेसिकली DVP डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट की बात करूं या डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट की बात करूं या वाईफाई स्टैंडर्ड 802.11 AC या AX और हाल फिलहाल में 5G स्टैंडर्ड्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब इन्होंने ये कोड्स को प्रपोज किया था 1960s में, उस समय हमारे पास हार्डवेयर कैपेबिलिटीज नहीं थी ताकि ये कोड्स का इंप्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन 1980s और 1990s में इस पे एक बार फिर से काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया इस पे। कुछ जैसे माइकल टैनर की बात करूं और हाल फिलहाल में कुछ और रिसर्चर्स ने इस पे काफ़ी शोध किया और ये बताया कि ये कोड्स काफ़ी पावरफुल कोड्स है और ये भी काफ़ी हद तक शैनन्स कैपेसिटी की जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं। तो LDPC कोड, जैसे मैंने बताया, हैज़ बिकम अट्रैक्टिव इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बिल्ट इन माइक्रोप्रोसेसर्स डिस्पाइट द कंप्लेक्सिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन इन कंपैरिजन विद द टर्बो कोड्स। तो टर्बो कोड्स के मामले में थोड़ा ये कम्प्लेक्स है, ये आगे जाके मैं थोड़ा और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इसके बाद इसमें ये भी हमने देखा है कि जब कोड वर्ड इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, अचीव्स अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस क्लोज टू द शैनन लिमिट। जैसे मैंने बताया, अगर आप लंबे कोड्स का प्रयोग करोगे LDPC में तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक शैनन्स लिमिट के परफॉर्मेंस में और शैनन्स कैपेसिटी के परफॉर्मेंस के हद तक पहुंच जाती है। शैनन्स कैपेसिटी के बारे में हमने विस्तार में लेक्चर 3 में पढ़ा था, जहां हमने देखा था चैनल कैपेसिटी के बारे में। हमने देखा था कि शैनन्स कैपेसिटी क्या होती है, वो एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट करता है कि वहां तक अगर आप पहुंच गए तो आप बेसिकली एरर फ्री ट्रांसमिशंस को अचीव कर सकते हैं विद वेरी हाई डेटा रेट। तो दैट इज कैपेसिटी इज इक्वल टू B log to 1 plus SNR। इन 2003 जैसे मैंने बताया, LDPC का प्रयोग डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सेकंड जनरेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में भी होता है और डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में भी इसका प्रयोग होता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि हाल फिलहाल में इसका प्रयोग 5G स्टैंडर्ड्स में भी हो रहा है, खासकर डेटा चैनल के लिए। और कंट्रोल चैनल के लिए एक और कोड का प्रयोग होता है जिसे पोलर कोड्स कहते हैं, और उसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स को बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड है। जैसे LBC कोड्स के बारे में हमने बहुत विस्तार में पहले कुछ लेक्चर में पढ़ा था, उसका अर्थ हमने समझा, उसके बेसिकली उसका विश्लेषण किया हमने। अब इस कोर्स में हम लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है लीनियर ब्लॉक कोड्स का। इसकी एक बहुत अहम प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ वंस, इसकी जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जिसे हम H से डिनोट करेंगे आगे जाके, इसकी जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जिसे हम H से डिनोट करेंगे, उसकी एक मेजर प्रॉपर्टी ये होती है कि नंबर ऑफ वंस जो होगी उस पैरिटी चेक मैट्रिक्स में वो काफ़ी कम होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ जीरोस या टोटल साइज ऑफ द पैरिटी चेक
मैट्रिक्स। तो इसके बारे में हम और आगे जाके और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स में भी पढ़ा होगा अगर आपको ज्ञात होगा, और हमने देखा था कि आप जनरेटर मैट्रिक्स से पैरिटी चेक मैट्रिक्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं हम एलडीपीसी कोड्स के बारे में, यहाँ हम पहले पैरिटी चेक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे और उसके संदर्भ में हम जनरेटर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, जो जनरेटर मैट्रिक्स जी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्पार्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स। स्पार्स इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। स्पार्स से मेरा तात्पर्य यह है कि नंबर ऑफ वंस जो होगा इस मैट्रिक्स में वो नंबर ऑफ जीरोस के मुकाबले या टोटल साइज ऑफ द मैट्रिक्स के मुकाबले काफी कम होगा, इसलिए हम इसे स्पार्स मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है टर्बो कोड्स और एलडीपीसी कोड्स में ये है कि टर्बो कोड्स जो होती है उसकी काफ़ी इनकोडिंग कम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू एलडीपीसी, क्योंकि उसमें इनकोडिंग हमने देखा था कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग किया जाता है, और उसमें बेसिकली हमने देखा था कि एक मैसेज अगर सिस्टमैटिक टर्बो कोड है तो मैसेज एज इट इज जाता है, फिर उसका एक बेसिकली इंटरलीव्ड फॉर्म भी जाता है और एक बेसिकली डिलीट फॉर्म भी जाता है। तो हमने ये टर्बो कोड्स में पढ़ा था। उसकी इनकोडिंग कम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो कम होती है एलडीपीसी से, लेकिन उसकी डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एलडीपीसी के मुकाबले, क्योंकि इसमें डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी में आप इटरेटिव नेचर का प्रयोग करते हैं और मैसेज पासिंग का भी प्रयोग करते हो। एलडीपीसी कोड्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी इनकोडिंग कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, हम आगे देखेंगे। बेसिकली इसमें हम स्पार्स मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी इनकोडिंग कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी थोड़ी लो होती है। और इसके डिकोडिंग के लिए हम दो तरह के बेसिकली मेथड्स का प्रयोग करते हैं, एक बिट फ्लिपिंग जिसे हम कहते हैं और दूसरा हम ब्लीफ प्रोपागेशन या मैसेज पासिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस है टर्बो कोड्स और एलडीपीसी कोड्स में। तो अगर मैं एलडीपीसी कोड्स की टाइमलाइन की बात करूं तो हमने देखा था कि 1940s में जब शैनन ने कैपेसिटी थ्योरम को प्रपोज किया था, थ्योरेटिकल लिमिट जो C = B log 2 1 + SNR है। उसके बाद 1963 में रॉबर्ट गैलेगर, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बेसिकली इसका आविष्कार किया था एलडीपीसी कोड्स का, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलडीपीसी कोड्स, गेव देम द डिकोडिंग एल्गोरिथम्स, और उस समय ये कंप्यूटर्स इतने शक्तिशाली नहीं थे ताकि इसका प्रयोग आप प्रैक्टिकली कर सके। उसके बाद 1980s में माइकल टैनर, जिन्होंने टैनर ग्राफ्स का इन्वेंशन किया था, उन्होंने गैलेगर कोड को कंसिडर किया और ये दिखाया कि ये कैपेसिटी अचीविंग कोड्स है, और उन्होंने बाइपर्टियर ग्राफ के द्वारा, जिसे हम आगे जाके और विस्तार में समझेंगे, उसके द्वारा एलडीपीसी कोड्स को समझाने का प्रयत्न किया। उसके बाद 1995 में और अर्ली 2000 में इसकी गैलेगर कोड्स में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया, और उसके बाद बहुत सारे अन्य रिसर्च बैकेज वगैरह वगैरह रिसर्चर्स ने काफ़ी इस पर शोध किया और इस पर और अत्यधिक जानकारी इरेगुलर कोड्स और रेगुलर एलडीपीसी कोड्स के माध्यम से और बेसिकली इसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो एलडीपीसी कोड्स का डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो एक बहुत साधारण एग्जांपल मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया, एलडीपीसी कोड्स को आप बेसिकली पैरिटी चेक मैट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, और पैरिटी चेक मैट्रिक्स इसमें जैसे मैं बताया वो इसको मैं H से डिनोट करूँगा। और जैसे मैंने बताया, पैरिटी चेक मैट्रिक्स के जो खासकर एलडीपीसी कोड्स की वो स्पार्स मैट्रिक्स होती है, और नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो नंबर ऑफ जीरोज या साइज ऑफ द मैट्रिक्स से उससे काफ़ी कम होते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक्स H को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ वंस है, अगर आप कोई भी कॉलम को ले लो, ये वाला कॉलम या ये वाला कॉलम, उसमें सिर्फ 2 वंस है, देखोगे आप। तो जो टोटल 5 एलिमेंट्स है पहले रो में, उसमें सिर्फ 2 वंस है। अगर रोज की भी बात करूँ मैं, अगर रोज की बात करूँ तो टोटल देखिएगा आप 10 एलिमेंट्स है रोज में, उसमें से सिर्फ 4 वंस है। तो नंबर ऑफ वंस देखोगे आप इसमें टोटल वो काफ़ी कम है नंबर ऑफ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो इसकी साइज ऑफ मैट्रिक्स की 5 × 10 है, वो है 50। और अगर मैं नंबर ऑफ वंस की बात करूँ तो वो हो जाएगी 2 × 10, सिर्फ 20 है। नंबर ऑफ वंस जो है इसमें सिर्फ 20 है। तो आप देखोगे नंबर ऑफ वंस की जो संख्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मुकाबले काफ़ी कम है। तो ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। और डायमेंशन जैसे मैंने बताया, डायमेंशन इस मैट्रिक्स का है 5 × 10, क्योंकि n की वैल्यू जो है इस केस में वो 10 है। n बेसिकली कोडवर्ड लेंथ, अगर आपको लीनियर ब्लॉक कोड्स का ज्ञात होगा तो हमने n को कोडवर्ड लेंथ के माध्यम से डिफाइन किया था, और n इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी है। n जो है वो नंबर ऑफ
कॉलम्स है, और जो n माइनस के है जिसे हम आगे जाके m से डिनोट करेंगे वो नंबर ऑफ रोज है, वो नंबर ऑफ रोज है। तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स अगर आप देखोगे n माइनस के इंटू n है, तो बेसिकली n माइनस के इस केस में 5 है और n इस केस में 10 है, तो टोटल साइज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा 5 इंटू 5 10। ओके, और जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ हम इस WR से नंबर ऑफ वंस इन ईच रोज को डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखोगे आप ईच रो में, जैसे इस रो में भी नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 है। अगर आप देखोगे तो इसको हम 4 लिख देंगे, और नंबर ऑफ वंस इन ईच कॉलम इसमें 2 है, तो देखोगे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 है, तो नंबर ऑफ वंस इन ईच कॉलम इज 2। तो इसको हम जब डिनोट करेंगे तो हम इस माध्यम से डिनोट करेंगे, जैसे n कॉमा WC कॉमा WR। तो इस केस में n जो है वो 10 है, WC जो है वो 2 है, और WR जो है वो है 4। तो ये 10, 2, 4 LDPC कोड हो गया है। और इसका कोड रेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है 1 माइनस WC बाय WR इज इक्वल टू हाफ। जैसे हमने देखा WC की वैल्यू जो है वो 2 है और WR की वैल्यू जो है वो 4 है, तो 2/4 यानी हाफ, 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। तो इसकी जो कोड रेट है वो हाफ है। एक और तरीके से हम इसका कोड रेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि लीनियर ब्लॉक कोड्स में नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड लेंथ, तो k/n। तो k/n अगर आप देखोगे k इस केस में 5 है और 10 है, तो इसकी कोड रेट फिर से आप हाफ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ हम आगे देखेंगे रेगुलर कोड्स के लिए वैलिड है, बट इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका कोड रेट आप देखोगे वो हाफ है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पैरिटी चेक मैट्रिक्स का, एक लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स के लिए। और एक एग्जाम्पल है जो रॉबर्ट गैलेगर ने प्रपोज किया था, उन्होंने अपनी थीसिस में, वो भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये LDPC आप कोड देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है n है, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इस केस में वो है 20। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की जो वैल्यू है वो n इक्वल टू 20 है, और n माइनस के इस केस में 15 है। आप देखोगे तो नंबर ऑफ जो बेसिकली रोज है वो 15 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इस केस में 20 है, और m की वैल्यू यानी इसमें 15 है और k की वैल्यू जो है वो 5 है इस केस में। ओके, तो बेसिकली इसमें आप देखोगे इसकी कोड रेट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, कोड रेट हम आराम से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ वंस आप देखोगे हर एक रोज में जो WR की वैल्यू है वो 4 है और WC की जो वैल्यू है वो 3 है। तो कोड रेट इस केस में 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4 है। ये एक तरीके से हम कोड रेट निकाल सकते हैं इसका, ये कोड रेट है। एक और तरीके से जैसे मैंने बताया कोड रेट आप निकाल सकते हो k/n, k की वैल्यू इसमें 5 है और n की वैल्यू 20 है, तो ये भी 1/4 आ जाता है। तो ये दो तरीके से हम इसका कोड रेट निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया LDPC कोड को डिनोट करने का तरीका है n माइनस n WC WR। तो इसका जो LDPC का फॉर्म है वो 20,3,4 है। और अगर आप इसमें भी देखोगे ये भी एक स्पार्स मैट्रिक्स है, H की जो H है जो ये भी एक स्पार्स मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ वंस की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ जीरोस, ये हमने यहाँ पर भी देखा है। और जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ वंस इज मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ जीरोस, ये स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। तो ये एक और एग्जांपल है स्पार्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स को दर्शाने का। अब हम डिफाइन करेंगे रेगुलर और इररेगुलर LDPC कोड्स क्या होते हैं। तो रेगुलर LDPC कोड्स हैज कांस्टेंट नंबर ऑफ वंस इन एवरी कॉलम। तो जैसे हमने देखा लास्ट फ्यू स्लाइड्स में रेगुलर LDPC कोड्स, अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी एक रेगुलर LDPC कोड्स है। नंबर ऑफ वंस देखोगे हर एक कॉलम में सेम है। जैसे पहले कॉलम में भी आप देखोगे नंबर ऑफ वंस 3 है, सेकंड कॉलम में भी देखोगे नंबर ऑफ वंस 3 है, थर्ड कॉलम में भी देखोगे आप नंबर ऑफ वंस 3 है, और सिमिलरली नंबर ऑफ वंस इन ईच रो आर ऑल्सो द सेम। तो आप अगर यहाँ देखोगे नंबर ऑफ वंस जो इस रो में वो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 है, 4 है, 4 है, सब रोज में नंबर ऑफ वंस जो देखोगे 4 है, और सब कॉलम्स में देखोगे नंबर ऑफ जो वंस है वो 3 है। तो ये एक रेगुलर LDPC कोड है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है और नंबर ऑफ वंस ईच रोज में और नंबर ऑफ वंस जो ईच कॉलम में दोनों सेम है।
तो अगर मैं एक और एग्जांपल प्रस्तुत करूँ तो यहाँ देखोगे नंबर ऑफ वंस जो है 4 है, यहाँ पर भी 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 4 है रोज में। और कॉलम्स में अगर आप देखोगे तो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो बेसिकली देखोगे आप नंबर ऑफ वंस जो है रोज में और नंबर ऑफ वंस जो है कॉलम्स में सेम है। तो बेसिकली एक रेगुलर एलडीपीसी कोड है। तो अगर आप देखोगे तो मैं इसको अगर इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि इस केस में देखोगे WC इंटू एन, WC जो नंबर ऑफ वंस है कॉलम्स में 2 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5 यानी 20। तो नंबर ऑफ वंस आप देखोगे 20 है एज कंपेयर टू इसमें देखोगे आप टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 20 है। तो बेसिकली अब दोनों चीज सेम है इस केस में। तो ये हम इसे हम रेगुलर एलडीपीसी कोड्स के माध्यम से समझते हैं। और इसे हम जैसे पहले डिफाइन किया था उस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं n, WC, WR। तो इस केस को हमने पहले भी डिफाइन किया है। n की वैल्यू जो इसमें 10 है और WC की वैल्यू इसमें 2 है और WR की वैल्यू इसमें 4 है। तो ये 10, 2, 4 एलडीपीसी कोड है। ठीक है, तो ये एक रेगुलर एलडीपीसी कोड है। अगर मैं इररेगुलर एलडीपीसी कोड की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ वंस हर एक कॉलम हर एक रो में अलग अलग होगी। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ जो वंस है वो 3 है पहले रो में, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। तो देखोगे नंबर ऑफ वंस जो हो रही है हर एक रो में, जैसे यहां पर 1 2 3 है, यहां पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। तो नंबर ऑफ वंस जो हर एक रोज में वो अलग अलग है। सिमिलरली नंबर ऑफ, अगर मैं कॉलम्स में बात करूँ नंबर ऑफ वंस की, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो नंबर ऑफ वंस भी है जो कॉलम में वो अलग अलग है। तो इसे हम इररेगुलर एलडीपीसी कोड के माध्यम से समझते हैं। सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें भी यही चीज़ आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ वंस जो है हर एक रोज में हर एक कॉलम्स में वो अलग अलग है। तो इसलिए हम इसे इररेगुलर एलडीपीसी कोड कहते हैं। लेकिन इररेगुलर एलडीपीसी कोड से कुछ बेनिफिट्स है, कुछ एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू रेगुलर एलडीपीसी कोड्स के मुकाबले, क्योंकि इसको आप बेसिकली एक चैनल के मुताबिक इसे ये कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया है, जैसे आपका AWGN चैनल है या बाइनरी इरेजर चैनल है या रेलिक चैनल है, इसके मुताबिक आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये भी है कि इसकी परफॉर्मेंस रेगुलर एलडीपीसी कोड्स के मुकाबले बेहतर है। तो इसकी परफॉर्मेंस है वो रेगुलर एलडीपीसी कोड्स के मुकाबले बेहतर है। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस टर्बो कोड से भी बेहतर है, स्पेसिफिकली फॉर हायर कोड रेट्स। अगर आप हायर कोड रेट्स की बात करो उसमें इसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो टर्बो कोड से बेहतर होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, कॉलम वेट्स जो होती है वो हर एक कॉलम की अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया पहला जो कॉलम है उसकी वेट 3 है, सेकंड कॉलम जो उसकी वेट 3 है, थर्ड कॉलम उसकी वेट 1 है, फोर्थ कॉलम उसकी वेट 1 है। तो इसकी हर एक कॉलम की वेट अलग अलग होगी और हर एक रो की भी वेट अलग अलग होगी। तो इसीलिए हम इसे इररेगुलर एलडीपीसी कोड कहते हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे बाइपर्टिएट ग्राफ, जिसे हमने पहले भी देखा था। इसे टैनर ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं बहुत लोग। तो बाइपर्टिएट ग्राफ को हम इस तरह से समझते हैं, जैसे ये एक यूनिडायरेक्टेड ग्राफ है जहां हर एक नोड दूसरे नोड से किसी तरह से कनेक्टेड है। आप दो डिफरेंट क्लास ऑफ नोड्स इसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बाइपर्टिएट ग्राफ की बात करूं तो इसमें आप देखोगे इसमें जो दो नोड्स है V1, जो ये दो नोड्स है, आप इसको अलग अलग कर सकते हो क्योंकि दोनों नोड के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम इसे बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें देखोगे जो V1 और V2 जिसे हम आगे जाके हम चेक नोड्स और बेसिकली बिट नोड्स या वेरिएबल नोड्स के माध्यम से भी डिफाइन करेंगे, इन दोनों के बीच में एक एज के थ्रू कनेक्शन होता है। जैसे ये एक जो V2 है V1 से ये एज के माध्यम से ये कनेक्टेड है। तो इसलिए हम इसे बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। और इसका जो नोटेशन है वो V1 प्लस V2 कॉमा E के माध्यम से हम इसे जानते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ते हैं। तो टैनर ग्राफ जैसे मैं बताया वो बाइपर्टिएट ग्राफ है, तो इन विच द नोड्स कैन बी पार्टीशन्ड इनटू 2 क्लासेस। जैसे इसमें नोड्स दो है वो 2 क्लासेस में आप इसको बाइफ्रिकेशन कर सकते हो और देयर इज नो एज दैट कैन कनेक्ट फ्रॉम द सेम क्लास। जो सेम क्लास से है उसके दोनों नोड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
इसलिए इसे बाइपर्टीट ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये जो ग्रीन नोड्स है इसे हम जनरली चेक नोड्स के माध्यम से समझते हैं, और जो रेड नोड्स है इसे हम वेरिएबल नोड्स के माध्यम से समझते हैं। इसे हम बहुत डिटेल में, विस्तार में और आगे जाके भी समझेंगे, बट एक सिंपल एग्जांपल मैं एच के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। समझिए एक एच है, वो एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, बहुत साधारण सा मैट्रिक्स है, अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं हम। और इसको हम बेसिकली इसके जो कॉलम्स हैं हम उसे हम बेसिकली 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 4 के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जो पहला कॉलम है वो 1 है, ये दूसरा कॉलम 2 है, मैं यहाँ पर वापस से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसकी जो रोज है उसे हम ए और बी से डिनोट करेंगे। पहला रो ए है, दूसरा रो बी है। तो इसके जो कॉलम्स होंगे उसे हम बेसिकली बिट नोड्स या वेरिएबल नोड्स से हम डिनोट करेंगे। जैसे 1 हो गया, ये पहला नोड है, पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और ए और बी जो है वो जो इसके रोज है उसे हम चेक नोड्स के माध्यम से डिनोट करेंगे। अब जो वेरिएबल नोड्स है और बिट नोड्स है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू n बिट्स इन द कोड वर्ड, क्योंकि हर एक कोड वर्ड की जो लेंथ होती है, जैसे मैंने बताया पैरिटी चेक मैट्रिक्स में इसकी जो साइज होगी वो n-k, n होगी। तो n की वैल्यू जो इसमें है वो 4 है, इसलिए आप देखोगे इसमें 4 नोड्स है। इससे हम बिट नोड्स या वेरिएबल नोड्स के माध्यम से समझते हैं। और जो कॉलम्स है बेसिकली इसे हम चेक नोड, जैसे ए और बी जो है ए और बी जो रोज है इसके, इसे हम बेसिकली चेक नोड्स के माध्यम से समझते हैं। ये एम पैरिटी चेक इक्वेशंस को बेसिकली डिनोट करता है। तो देखोगे आप, जैसे अगर मैं पहले रो की बात पहले कॉलम की बात करूं, इसमें 1 और 1 है। पहला रो जो है वो ए और बी दोनों में 1 है, तो बेसिकली इसमें तुम कनेक्शंस करेंगे, 1 से ए में भी कनेक्शन करेंगे और 1 से बी में भी कनेक्शन करेंगे। अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूं, उसकी वैल्यू 1 और 0 है, तो जो सेकंड कॉलम है, सेकंड में सिर्फ ए से कनेक्शन हम करेंगे। इसको हम दूसरे से मैं डिनोट करूंगा इसको। तो सेकंड है वो सिर्फ एक, क्योंकि यहां पर सिर्फ 1 यहां पर है, इसलिए हम सिर्फ ए से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ए में ही सिर्फ इसमें 1 दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड नोड की बात करूं तो उसमें मैं फिर से दूसरे कलर से डिनोट करूंगा। तो थर्ड में आप देखोगे सिर्फ बी में कनेक्शन है, इसलिए थर्ड की कनेक्शन सिर्फ बी में जा रही है। और अगर मैं फोर्थ नोड की बात करूं, फोर्थ कॉलम की बात करूं, तो इसमें भी आप देखोगे सिर्फ कनेक्शन, तो इसमें भी देखोगे आप कनेक्शन जो है सिर्फ बी से है, इसलिए सिर्फ बी से इसमें कनेक्शन है। तो आप कोई भी पैरिटी चेक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में ग्राफिकली आप बाइपर्टीट ग्राफ के माध्यम से उसे दर्शा सकते हो। तो दो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, जो लोअर नोड्स है बेसिकली वो कॉलम्स को डिनोट करते हैं, जो अपर नोड्स है वो बेसिकली रोज को डिनोट करते हैं, और जो अपर नोड्स है उसे हम चेक नोड्स कहते हैं, और जो लोअर नोड्स है उसे हम वेरिएबल नोड्स या बिट नोड्स के माध्यम से समझते हैं। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इसमें भी, अगर आप देखोगे एच मैट्रिक्स है, इसमें भी आप अगर आप देखोगे एच एक मैट्रिक्स है, और बिट नोड्स जैसे मैंने बताया उसे आप कॉलम्स के माध्यम से समझते हो, चेक नोड्स है उसे आप रोज के माध्यम से समझते हो, जैसे हमने पहले भी देखा था। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसे डिनोट करूँगा, जैसे यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कॉलम्स है, और मैं रोज को अलग कलर से डिनोट करूँगा फिर से, और इसमें 4 रोज है। तो इसमें जो पहला वाला है ये 1 2 3 4 चेक नोड्स हो गए ये, और जो 1, इसको मैं फिर से अलग कलर से डिनोट करूंगा, वन 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हो गए वो हो गए आपके बिट नोड्स या वेरिएबल नोड्स। तो आप देखोगे पहला अगर मैं बात करूं पहले इसके, तो पहला इसमें 1 और 1 है, यानी बेसिकली ये सेकंड रो से और फोर्थ रो से कनेक्टेड, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन और यहाँ से एक लाइन यहाँ इसमें लगा दी, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड अगर इसकी बात करूं, सेकंड वाले कॉलम की, सेकंड वाले कॉलम में
फर्स्ट और सेकंड चेक नोड से कनेक्टेड, इसलिए आप देखोगे यहां पर एक लाइन यहां पर है और यहां पर एक लाइन है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले इसकी बात करूं, तो थर्ड वाले में आप देखोगे सेकंड और थर्ड चेक नोड से कनेक्टेड, इसलिए आपने एक लाइन यहां पर लगा दी और यहां पर एक लाइन लगा दी। तो इसी तरह से आप हर एक कॉलम को एक रो से आप मैप कर सकते हो, हर एक बिट नोड को आप एक चेक नोड से मैप कर सकते हो। तो एजेस जो है, जैसे मैंने बताया, जो एजेस है इसमें वंस की बेसिस पे जो एजेस है वो वन, अगर इस पोजीशन पे वन है तो आप नोड कनेक्ट करते हो। जैसे हमने बताया कि 3 जो कॉलम है इसमें जो 1 है वो है आपके सेकंड रो में और थर्ड रो में, तो आपने 3 से सेकंड नोड पर और 3 से थर्ड नोड पर एक लाइन खींच दी। तो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि जो 3 से 2 के बीच में एक 1 है और 3 से 3 के बीच में भी एक 1 है। तो ये एक मैपिंग हो जाती है बिट नोड की चेक नोड से। अब इसमें एक दो टर्म्स और हम डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ बिट नोड, बेसिकली डिग्री ऑफ बिट नोड और डिग्री ऑफ चेक नोड। जिससे डिग्री ऑफ बिट नोड वेट ऑफ द कॉलम है, इसमें वेट ऑफ द कॉलम अगर आप देखोगे 2 है, तो हर एक कॉलम में आप देखोगे इसकी जो इसमें देखोगे 1 में दो लाइंस कनेक्टेड, इसकी भी वेट जो है 2 है, इसकी वेट भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। बेसिकली हर एक नोड पे डिग्री ऑफ बिट नोड इज अ वेट ऑफ द कॉलम्स। हर एक नोड पे आप देखोगे 2 कनेक्शन है, इसलिए इसकी जो डिग्री है, जो वेट है हर एक कॉलम की वो 2 है। वो आप मैट्रिक्स से भी देख सकते हो कि हर एक कॉलम की जो वेट है वो 2 है, 2 1 है, तो इसका हर एक कॉलम्स की जो वेट है वो 2 है। सिमिलरली डिग्री ऑफ चेक नोड जो होती है, डिग्री ऑफ चेक नोड, वेट ऑफ द रो। हर एक चेक नोड में कितने लाइंस कनेक्टेड है। अगर 1 में देखोगे तो 4 लाइंस कनेक्टेड है, 2 में भी देखोगे तो 4 लाइंस कनेक्टेड है, जैसे 1 2 3 4, तो इसकी वेट होगी जो 4 होगी, इसकी भी वेट 4 होगी, इसकी भी वेट 4 होगी, इसकी भी वेट 4 होगी। तो इसमें बेसिकली इसकी जो वेट हो जाएगी वो 4 होगी, इसकी जो वेट हो जाएगी 2। वो आप बेसिकली मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है पैरिटी चेक मैट्रिक्स का बाइपार्टिट ग्राफ के द्वारा। बेसिकली ये इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको और विस्तार में हम आगे जाके और इसको बेसिकली हम किस तरह से पैरिटी चेक इक्वेशंस के माध्यम से समझेंगे, इसे हम आगे जाके और विस्तार में पढ़ेंगे। तो टैनर ग्राफ्स के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ L इन अ टैनर ग्राफ इज अ पाथ कंसिडर्ड ऑफ L नोड फ्रॉम द नोड बैक टू द सेम नोड। तो एक साइकिल पाथ है बेसिकली टैनर ग्राफ में, जिसे हम आगे जाके भी देखेंगे, जहां से आप नोड से स्टार्ट करते हैं और उसी नोड पे आप वापस आ जाते हैं, उसे हम साइकिल ऑफ लेंथ L कहते हैं। A shortest cycle in a bipartite graph is known as girth of the graph। तो ये shortest cycle जो होता है वो bipartite graph का, उसे हम girth कहते हैं। The sparsity of the graph structure is a key property that allows for the algorithmic efficiency of the LDPC code। जैसे मैं स्पार्सिटी इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा मैट्रिक्स स्पार्स होगा उतनी आपकी कोड्स की कैपेबिलिटी, उतनी आपकी कोड्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और जितने कम शॉर्ट साइकिल होंगे उतनी आपकी कोड की परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर भी लास्ट बुलेट पॉइंट में भी लिखा है, शॉर्ट साइकिल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड बैड। तो शॉर्ट साइकिल, जितने आप कम साइकिल्स होंगे, जिसे हम आगे जाके देखेंगे, जिसे हम एल के माध्यम से डिफाइन कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा शॉर्ट साइकिल्स होंगी वो कोड उतना ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि इसमें इटरेटिव डिकोडिंग का प्रयोग होता है, मैसेज पासिंग का प्रयोग होता है। तो अगर आपकी शॉर्ट साइकिल्स होंगी तो मैसेज पासिंग में एरर होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने डिफाइन किया है इस केस में, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, अगर H एक मैट्रिक्स है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर भी H एक मैट्रिक्स है, और ये भी आप 6,5 मैट्रिक्स है, n की वैल्यू 6 है और k माइनस n माइनस k की वैल्यू 5 है इस केस में। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो बेसिकली इस केस में आप देखोगे नंबर ऑफ रोज जो है वो इस केस में 5 है, तो इसको 1 2 3 4 5, और इसे हम जैसे अब हम इसे R1 R2 R3 R4 R5 R6 के माध्यम से डिनोट कर रहे हैं। तो जो बिट नोड्स है उसे हम R6 के माध्यम से डिनोट कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे ये वाला पाथ, खासकर ये वाला पाथ, ये जो 4 मैंने जो शेड किया 1 1 1 1, तो ये जैसे कनेक्शन मैंने पहले ही बता चुका है आपको, ये बिट नोड्स का कनेक्शन है चेक नोड्स के लिए। बिट नोड्स का कनेक्शन है चेक नोड्स के लिए, तो इससे हम कनेक्शन जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं। और इसमें जो अगर आप देखोगे ये जो कनेक्शन है, ये अगर मैं इसको फॉलो करूँ, 1 से यहाँ पर जा रहा है, R1 से 1
पहला बिट नोड से फर्स्ट चेक नोड पे, फिर पहले चेक नोड से दूसरे बिट नोड पे, फिर दूसरे बिट नोड से दूसरे चेक नोड पे और दूसरे चेक नोड से पहले बिट नोड पे। तो जो नंबर ऑफ साइकिल जिसमें देखोगे आप 4 है। तो ये हो गया एक गर्थ ऑफ दिस टैनर ग्राफ। इसे अब गर्थ ऑफ द टैनर ग्राफ बोलते हैं। शॉर्टेस्ट साइकिल है वेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन बिट नोड एंड कन्वर्जिंग बैक टू द सेम बिट नोड। इसको हम बेसिकली गर्थ ऑफ बेसिकली जैसे टैनर ग्राफ कहते हैं। सिमिलरली एक और आप देख सकते हो इस केस में, आप देखोगे यहां से मैं स्टार्ट करूं, इसे मैं दूसरे कलर से डिनोट करूंगा। तो मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं यहां पर, फिर यहां जा रहा हूं, फिर यहां जा रहा हूं, फिर यहां से वापस यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर वापस से R3 पे। तो ये देखोगे इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6 है। लेकिन अगर देखोगे 4 6 से कम है तो 4 इज द शॉर्टेस्ट साइकिल व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम वन नोड। एक नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वापस उसी नोड पे जा रहे हैं, उसकी जो टोटल लेंथ है 4 है। एक और साइकिल है इसमें, इसकी लेंथ है 6। तो जो 4 है उसे हम गर्थ कहते हैं। और जो नंबर ऑफ साइकिल्स में देखोगे लेंथ, तो पहले वाले साइकिल की लेंथ है वो 4 है, सेकंड वाले साइकिल की लेंथ है वो है 6 है। इसे हम पैरेलल चेक मैट्रिक्स में भी दिखा सकते हैं। ये 4 लेंथ की है और ये 6 लेंथ की है। तो ये एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है टैनर ग्राफ का, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल चेक मैट्रिक्स का टैनर ग्राफ के माध्यम से। और टैनर ग्राफ के माध्यम से हम काफ़ी प्रॉपर्टीज और समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ टैनर ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि वेट ऑफ द कॉलम क्या है और वेट ऑफ द रो क्या है। जैसे इसमें दो पाथ्स कनेक्टेड है तो वेट इसकी 2 है, इसकी भी 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 2 है। तो वेट ऑफ ईच कॉलम इज 2। और इसमें वेट ऑफ ईच रो इज ऑल्सो, इसमें वेट ऑफ द फर्स्ट रो के जैसे इसमें वेट 2 है, सेकेंड रो की वेट इसमें 3 है, थर्ड रो की वेट इसमें 3 है, फोर्थ रो की वेट इसमें 2 है और फिफ्थ रो की वेट इसमें 3 है। तो इसमें देखो ये इर्रेगुलर एलडीपीसी कोड है। हर एक जो रो की वेट है वो अलग अलग है। और आप बिना मैट्रिक्स को देखे, आप टैनर ग्राफ को देख के ही आप बता सकते हैं इसकी वेट हर एक रो की कितनी होगी और वेट हर एक कॉलम की कितनी होगी। तो एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, जैसे मैंने बताया बाइपर्टिएट ग्राफ और टैनर ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है पैरिटी चेक मैट्रिक्स H का। ओके, तो एक और जैसे मैंने बताया एक और रिप्रेजेंटेशन है H का। जैसे यहाँ पर अलग अलग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स लिया है मैंने, ताकि इसको और आप अगर चाहिए तो आप एज अ होमवर्क घर जाके और इसका ऊपर इस पर आप वर्क कर सको। तो इसमें भी जैसे देखोगे आप नंबर ऑफ नोड्स देखोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कॉलम्स है। इससे इस बार मैं F0 से डिनोट करूँगा, F1 से डिनोट करूँगा। तो पहला मैंने F1, इसको मैं तो इस बार मैं जो चेक नोड्स है उसे 1 2 3 की जगह F1 F2 F3 F4 F5 X6 से डिनोट करूंगा। और जो बिट नोड है उसे R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12। इसमें देखोगे आप 6 कॉलम्स है, सॉरी 6 रोज है और 12 कॉलम्स है। तो ये बेसिकली आप देखोगे इसमें 6 × 12 है बेसिकली ये, यानी 12 जो n है, n की वैल्यू 12 है और n - k यानी m जो है वो है 6 है। तो इसमें 6 पैरिटी चेक इक्वेशंस बनेंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें भी आप कनेक्शन देखोगे काफ़ी सिंपली आप समझ सकते हो, क्योंकि आप देखोगे अगर आप पहला F1 देखोगे इसकी वेट आप निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6। इसकी जो वेट है वो 6 है, वो आप इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो वेट हर एक F1 की जो नोड है, हर एक जब ये F1 इसको मैं यहाँ पर F1 F2 F3 F4 F5, इसको मैं यहाँ उठाया तो ये F6 है और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 और R12। तो 12 बेसिकली इसमें कॉलम्स है और 6 इसमें रोज है। तो हर एक कनेक्शन जो हम देख सकते हैं यहाँ पर R1 की जो कनेक्शंस है, जो पहले वाली कनेक्शंस है वो बेसिकली F1 पे भी जा रही है, F2 में भी जा रही है, F3 में भी जा रही है। और इसमें बेसिकली इस तरह से हम कनेक्शन इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल मैपिंग है एक बेसिकली बिट नोड का चेक नोड्स के द्वारा। तो इसको हम इस तरह से टैनर ग्राफ के माध्यम से इसको और विस्तार में समझ सकते हैं। तो अब इसके आगे जाके हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इक्वेशंस के माध्यम से और विस्तार में समझ सकते हैं।
तो इसको समझने के पहले हम जस्ट ब्रीफली एक लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त करेंगे। हमने इसको बहुत विस्तार में जब हम लीनियर ब्लॉक कोड्स पढ़े तब समझे थे। तो हमने एक सिंड्रोम टेस्ट देखा था, अगर आपको ज्ञात होगा। तो बेसिकली आपका एक रिसीव्ड फॉरवर्ड समझिए R है और आपकी पैरिटी चेक मैट्रिक्स H है। तो अगर S में निकालो सिंड्रोम टेस्ट HRT, या उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वन एंड द सेम थिंग है। ये मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है, R H ट्रांसपोज इक्वल टू H R ट्रांसपोज इज वन द सेम थिंग। अगर S की वैल्यू 0 है तो R इज अ वैलिड कोड वर्ड, ये हमने देखा था। अगर S की वैल्यू 0 नहीं है तो ये अदरवाइज है। तो हम कोई भी मैट्रिक्स H पैरिटी चेक मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, इसको भी मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है, और इसे मैं F1, F2, F3। तो देखोगे इसमें आप ये 3,7 कोड है, ये 3,7 पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, और कोड जो होगा वो 4,7 है, क्योंकि n-k है इसमें, k की वैल्यू 4 है, इसमें k की वैल्यू जो होगी इसमें 4 है, n की वैल्यू 7 है। तो ये 4,7 लीनियर ब्लॉक कोड है। अगर आपको याद होगा ये 4,7 लीनियर ब्लॉक कोड है। इसमें 3 बिट्स पैरिटी के हैं, 4 बिट मैसेज के हैं, और टोटल कोड वर्ड लेंथ इसमें 7 है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं R से, R ट्रांसपोज अगर कुछ भी ले लूं मैं, R एक वेक्टर है जो 7 तक जाता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। HR ट्रांसपोज का अगर मैं प्रयोग करूं तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। पहला 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है, और फिफ्थ भी 1 है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 इक्वल टू 0। अगर मैंने सिंड्रोम का कैलकुलेशन किया HR ट्रांसपोज, इसलिए मैंने यहाँ ये कर रहा हूँ HR ट्रांसपोज। तो R की जो लेंथ है वो 7 है, H की जो लेंथ है 3,7 है। तो हर एक 3 हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे। ये 3 इक्वेशन जो है वो पैरिटी चेक इक्वेशंस है। जब तीनों की वैल्यू 0 होगी यानी ये वैलिड कोडवर्ड है। अगर तीनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो ये कोडवर्ड वैलिड नहीं है। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है पैरिटी चेक मैट्रिक्स का इक्वेशन के माध्यम से। तो बहुत सिंपल ही है, देख लो आप इसको। मैं बेसिकली इसमें इस तरह से मैंने किया है, इसको बेसिकली मैंने R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 से मल्टीप्लाई कर दिया है HR ट्रांसपोज के मुकाबले। तो 1 इंटू R1 R1 आ रहा है, 1 इंटू R2 R2 आ रहा है, 1 इंटू R3 R3 आ रहा है, 0 इंटू R4 0 है, फिर सिर्फ 1 R5 में तो R5। इस तरह से मैंने 3 इक्वेशंस लिख दिए कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 रोज ऑफ द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, और तीनों का सम 0 है। ये वैलिड कोडवर्ड होगा जब तीनों वैल्यूज अगर 0 होंगे। तो हर एक जो बिट है वो एक पैरिटी चेक इक्वेशंस का पार्ट बन जाता है। तो अगर इसमें एक बाइपर्टिएट ग्राफ से इसको डिनोट करने का कोशिश करूं तो सेम चीज़ जो मैंने पहले भी पढ़ा था, ये जो आपकी रोज है, जो बेसिकली कॉलम्स है, उसने आपने R1, R2, R3, R4, R7 के नाम से डिनोट कर दिया, और ये बेसिकली F1, F2, F3 है, लेकिन इसमें इनकी वैल्यू 0 है। सम जो होती है वो 0 आ रही है। तो हर एक जो चेक नोड है वो बेसिकली एक पैरिटी चेक इक्वेशन है। हर एक जो चेक नोड है एक पैरिटी चेक इक्वेशंस है। और इसमें देखोगे आप 4 पाथ आ रहा है, ये R1 का आ रहा है, ये R2 का आ रहा है, ये R3 का आ रहा है, ये R5 का आ रहा है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे R1 का आ रहा है, R3 का आ रहा है, R4 का आ रहा है, और R6 का आ रहा है। तो इसमें R1 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R6 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ देखोगे R1 आ रहा है, R2 आ रहा है, और ये R4 आ रहा है, और R7 आ रहा है। तो इसमें मैंने उसी को इक्वेशन लिख दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R7 इक्वल टू 0। तो आप ये बेसिकली आपने देखा आप कैसे एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स को पहले बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से, और एक बाइपर्टिएट ग्राफ या पैरिटी चेक मैट्रिक्स को कैसे आप इक्वेशंस के माध्यम से लिख सकते हो। तो हमने सिंपल लीनियर ब्लॉक कोड को एक पैरिटी चेक इक्वेशन मैट्रिक्स जो हमने पहले पढ़ा है उसे दिखाया, उसके माध्यम से हमने उसमें से एक बेसिकली बाइपर्टिएट ग्राफ क्रिएट किया, और बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से हमने इक्वेशंस को भी दिखा दिया। तो तीनों लिंक्ड है। आप देखोगे एक जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, और एक जो बाइपर्टिएट ग्राफ है, और एक बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से हमने इक्वेशंस को दिखाया, तीनों चीज एक लिंक्ड है। तो अगर आपको इक्वेशंस दी गई है तो आप बाइपर्टिएट ग्राफ निकाल सकते हो। अगर आपको बाइपर्टिएट ग्राफ दी गई तो आप बेसिकली
एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकाल सकते हो, और आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स दी गई है तो आप बाइपर्टिएट ग्राफ और इक्वेशंस तीनों निकाल सकते हो। मेन महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका सम 0 होना चाहिए, तभी इसका सिंड्रोम टेस्ट पास होगा। तभी बेसिकली आपको ये बता सकते हो कि आर जो है कंप्लीट, जो आर वेक्टर है वो वैलिड कोडवर्ड है। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर 1 नहीं हुई तो बेसिकली आर जो है वो एक वैलिड कोडवर्ड नहीं है। जो रिसीव वेक्टर कोडवर्ड है वो वैलिड कोडवर्ड नहीं है। ओके, तो इसमें भी मैंने वही चीज़ दिखाया है जैसे मैंने बताया। ये भी एक बाइपर्टिएट ग्राफ है, F1, F2, F3, F4, F5, X6, R1, R2, R3, ये देखोगे आप 12 है, और ये 6,12 बेसिकली इसकी साइज़ है, और ये LDPC कोड है। LDPC कोड इसका फॉर्म लिख सकता हूँ 12, और आप देखोगे नंबर ऑफ वंस जो हर एक कॉलम में है वो 2 है, और नंबर ऑफ रोज है वो 4 है, और इसकी कोड रेट जो होगी वो कोड रेट जैसे हमने निकाला था 1 - 2/4 = हाफ। इसकी कोड रेट जो है वो हाफ है, और ये 12,4 LDPC कोड है जिसे हमने देखा है। और अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखने का प्रयत्न करूँ, ये भी मैं आराम से लिख सकता हूँ। इसमें आप देखोगे कितने इक्वेशंस आएंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसमें F1, इसको मैं यहाँ से F1, F2, F3, F4, F5, F6 है। तो F1 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो वो इसमें से भी लिख सकता हूँ R1 + R2 + R3 + R4 = F1। तो आप देखोगे R1 + R2 + R3 + R4 चारों इसमें जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू = F1। और अगर F1 की वैल्यू 0 है तो पहला आप पैरिटी चेक टेस्ट पास कर गए हो। सेकंड मैं लिखूंगा, सेकंड में आप देखोगे तो ये आएगा R5 + R7 + R8 + R9 = F2। ये सेकंड है। अगर देखोगे R5 कनेक्ट हो रहा है, और R7 कनेक्ट हो रहा है F2 से, R8 भी कनेक्ट हो रहा है F2 से, और R9 भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये पहला है, ये दूसरा है। अब हमें 4 और इक्वेशंस लिखने हैं। तो इस पहले थर्ड वाले में देखेंगे, F3 के लिए हम देखेंगे R1 + R5 + R6 + R10 = F3। तो अगर आप देखोगे R10 भी कनेक्टेड F3 से, और R1 भी कनेक्टेड F3 से, और आप देखोगे R5 भी कनेक्टेड F3 से, और R6 भी कनेक्टेड है F3 से। इसमें भी आप 4 नोड्स हैं अगर आप देखोगे। सिमिलरली हम F4 भी लिख सकते हैं। F4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R2 + 1 2 3 4 5 6 R6 + R7 + R11 = F4। तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मैं अंत के दो जो यहाँ लिख लूँगा, इसमें आएगा R3 + R8 + R10 + R12 = F5। ये 10 है, R8। तो आप देखोगे अगर आप F5 की बात करूँ, इसमें से ये कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, सॉरी R3 कनेक्टेड है, देखोगे आप R3 कनेक्टेड है, R8 कनेक्टेड है, R10 कनेक्टेड है, और R12 भी कनेक्टेड है। तो इस बेसिकली मैं इसको, और अंत में अगर मैं F6 की बात करूं, R4 + R9 + R11 + R12, ये F6 है। तो आप देखोगे 6 इक्वेशंस आपने बेसिकली लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपको पैरिटी चेक इक्वेशन, पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्लियर करना है, या सिंड्रोम वेक्टर अगर आपको पता करना है कि आर वैलिड कोडवर्ड है कि नहीं, तो सबकी जो वैल्यूज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सबकी जो वैल्यूज है वो 0 आनी चाहिए। ये भी 0 होनी चाहिए, F1 = 0, ये भी 0 होना चाहिए, 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 ये भी 0 होना चाहिए। तभी आपकी बेसिकली सिंड्रोम टेस्ट आप पास कर लोगे, तभी आप बता सकते हो कि R एक जो है वो एक वैलिड कोडवर्ड है। किसी भी इक्वेशंस की अगर वैल्यू 0 नहीं हुई तो यानी आपकी जो कोडवर्ड है R वो वैलिड कोडवर्ड नहीं है, आपको कुछ एरर करेक्शन करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये बहुत आसान तरीके से हम दिखा सकते हैं कि R को जो आपको रिसीव हुए वैलिड कोडवर्ड है कि नहीं है, और इसे हम बाइपर्टिएट ग्राफ के माध्यम से या तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है। तो जैसे मैंने बताया, वेरिएबल नोड्स लेफ्ट में होते हैं, और चेक नोड कंस्ट्रेंट, जो पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है वो राइट में होती है। ये पैरिटी चेक
कंस्ट्रेंट्स, ये पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स, यहाँ 3 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है, F1, F2 और F3, और यहाँ पर आप देखोगे ये वेरिएबल नोड्स है लेफ्ट हैंड साइड में, या बिट नोड्स है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे हमने आज के लेक्चर में एलडीपीसी इनकोडिंग के बारे में पढ़ा, हमने एलडीपीसी पैरिटी चेक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि एलडीपीसी पैरिटी चेक मैट्रिक्स को कैसे बाइपार्टीट ग्राफ के माध्यम से और पैरिटी चेक इक्वेशंस के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलडीपीसी डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम और बेसिकली मैसेज पासिंग एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप कैसे एलडीपीसी इनकोडिंग को रिसीवर पे डिकोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।